अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सैयद मोईद दोहा क़तर से। और आज 5 अप्रैल 2021 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ज़रूरी है। आगे आपको वीडियो में चल के पता चलेगा कि मैं डेट क्यों बता रहा हूं। क्योंकि कल यानी परसों 3 तारीख के दिन फ़ेसबुक पे हैदराबाद के एक जाने-माने रिपोर्टर हैं, बड़े ही इज़्ज़तदार रिपोर्टर हैं। और उनके पेज पे एक अच्छे जाने-माने डॉक्टर साहब की वीडियो आई है कोविड-19 के ताल्लुक़ के इलाज के ताल्लुक़ से। और वीडियो का टाइटल है आसान इलाज। देखिए, ये दोनों ही हज़रात जो डॉक्टर साहब हैं और जो रिपोर्टर हैं, हैदराबाद के जाने-माने रिपोर्टर हैं, ये दोनों ही काफ़ी इज़्ज़तदार और बहुत ही जो है ना सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और ये वीडियो में जो कुछ भी मैं आगे बताने जाने वाला हूँ, ये जो है इन दोनों के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को देख के आप ये ना समझें कि मैं इन दोनों के ख़िलाफ़ या जो है ना कुछ इस तरह बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये है कि 3 तारीख के दिन जो ये रिपोर्टर हैं, इनके फ़ेसबुक पे जो है पेज पर एक वीडियो आई है डॉक्टर साहब की, जो हैदराबाद के जाने-माने डॉक्टर हैं। उनकी एक वीडियो आई है और वो वीडियो में कुछ बातें बता रहे हैं कोविड के इलाज या प्रिवेंशन या प्रोफ़ाइलैक्टिक के ताल्लुक से। तो उसमें कुछ बातें उन्होंने बताई हैं जो कि प्रेज़ेंट स्टडी के हिसाब से, जो लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से गलत हैं। क्योंकि मैं मतलब जब से कोविड शुरू हुआ है, मैंने कोई वीडियो ज़्यादा बनाई नहीं है। 2 या 3 वीडियोज़ मैंने कोविड की बनाई हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ऑलरेडी हो चुका है कोविड के ताल्लुक से। और मतलब और ज़्यादा वीडियोज़ बनाना या और ज़्यादा उसमें इन्फॉर्मेशन देना जो है जस्ट ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को बढ़ाना होता। बहुत सारी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ऐसा कुछ ख़ास था नहीं जो मैं आपको बता सकता था। तो इसीलिए मैंने कोई ख़ास वीडियोज़ नहीं बनाए। और जहाँ पर 1-2 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, वो उन्हीं चीज़ों की बनाई हैं जो मैंने समझा कि मेरा कहना उस चीज़ के लिए ज़रूरी था। वरना तो मैंने कोविड पे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता था। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो आई है चैनल पे, लेटेस्ट आई है, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, और जो है उसको करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनको गलत बोलूँ या उनकी जो नॉलेज, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गलत बोलूँ। जस्ट ये है कि आज के हिसाब से, आज की प्रेज़ेंट स्टडी के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं सही नहीं है। मेबी इन द बिगिनिंग जब कोविड शुरू हुआ था, उसके जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें हुई थी, रिसर्च वगैरह, उस टाइम पे वो चीज़ें सही थी, लेकिन आज वो चीज़ें गलत हैं। तो जो है ना, इसका थोड़ा-सा मैं करेक्शन करना चाहता था। तो डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पैनिक का जो सिचुएशन बना हुआ है, जो फ़ियर का माहौल बना हुआ है, पैरानोया जो बना हुआ है, उसको ख़त्म करना है, उसको जो है निकालना है। तो बेशक मैं डॉक्टर साहब की बात से जो है ना एग्री करता हूँ कि पैनिक वाला जो सिचुएशन है उसको निकालना है। लेकिन आई एम श्योर कि डॉक्टर साहब का ये मतलब नहीं रहा कि आप अपना मास्क वगैरह सब कुछ निकाल दें, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म कर दें, और जो है ना क्राउडिंग करते रहें, बड़े-बड़े दावतें वगैरह करते रहें, ऐसा नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि इस बीमारी से आप इतने ज़्यादा पैरानॉइड ना हो जाएँ कि लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दें, अपने जो है ना बाहर आना-जाना बंद कर दें। छोटी-छोटी चीज़ जैसे खाँसी हो गई, छींक आ गई, आप जो है ना टेस्टों पे टेस्टें करवा रहे हैं, दवाएँ खा रहे हैं। तो ये जो है डॉक्टर साहब के कहने का मतलब ये था कि इस जो डर है, जो पैरानोया बना हुआ है, जिस डर में लोग इस तरह की अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, टेस्टों पे टेस्ट करवा रहे हैं, दवाएँ का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पैरानोया को ख़त्म करना था। डॉक्टर साहब का भी यही मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का भी यही मतलब था कहने का। और जो है ना, ये अच्छी बात है कि इस पैरानोया को ख़त्म किया जाए और इस चीज़ को सही से समझा जाए। अब आगे वीडियो में डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि डॉक्सीसाइक्लिन और एज़िथ्रोमाइसिन का जो है ना एक अच्छा रिज़ल्ट पाया गया है बांग्लादेश में, और उसके बाद इस चीज़ को जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एस्टैब्लिश किया गया है। और अब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में जो है डॉक्सीसाइक्लिन और एज़िथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। उन्होंने डोज़ेज़ वगैरह भी बताई है। तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये चीज़ पहले थी कि डॉक्सीसाइक्लिन और एज़िथ्रोमाइसिन दी जा रही थी कोविड के केसेस में, इनिशियल जब ये आया था।
इनिशियल जो गाइडेंस आई थी WHO की कोविड-19 के ट्रीटमेंट की, जो इनिशियल गाइडेंस आई थी, प्रिस्क्रिप्शन गाइडेंस जो थी, उसमें एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन थे। लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से, कई सारे इंस्टीट्यूशंस की लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से जो है, ये इफ़ेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर जो यूके का डिपार्टमेंट है, ये जो हेल्थ और सोशल केयर के लिए ये लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, इन्होंने एनएचएस को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अपने ट्रस्ट के सारे हॉस्पिटल्स में एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन इमीडिएटली रोक दें। इनफैक्ट सारे के सारे एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली रोक दें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जितनी अब तक स्टडी हुई है, जितने पेशेंट्स पे स्टडी इन्होंने की है, क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल और हॉस्पिटलाइज्ड और जो होम अंडर होम ट्रीटमेंट जितने हैं, उन पे इन लोगों ने जो रिसर्च कंडक्ट की, जो स्टडी कंडक्ट की है, उसमें इनका जो बेनिफिट है वो कुछ नज़र नहीं आया। डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आया। और इनफैक्ट जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बॉडी में किसी न किसी तरह से जो है डेबिलिटी पैदा करते हैं, जो कमज़ोरी होती है, जो कोविड के क्रिटिकल केसेस में जो है ज़्यादा और मुश्किल पैदा कर सकती है। तो इसीलिए सारे एंटीबायोटिक्स को इमीडिएटली रोकने की जो है ये गाइडेंस दी गई है। और WHO भी इसे एग्री करता है कि जो है एंटीबायोटिक्स कोविड में ना दिए जाए, क्योंकि इनका कोई इफेक्ट नहीं है और जो है ना, ये बॉडी में कमज़ोरी पैदा कर सकते हैं क्रिटिकल केसेस में, और जो कि लीथल भी हो सकता है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स रोक दिए गए हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब ने आगे कहा है कि कलौंजी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो भी कलौंजी से ही बनता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, इस पर मैं इसको क्लैरिफाई मैं कर दूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि सारी क्लैरिफिकेशन इसमें होंगी, तो जो है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। तो आप आखिर तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो इनिशियल जो गाइडेंस थी WHO की, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ था, वहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का भी इस्तेमाल बताया गया था, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है एंजाइम को सप्रेस करती है, और जो है उससे जो है ये हो सकता है कि वायरस का जो डिवीज़न है, जो आपकी बॉडी में जो डिवाइड करता है, उसको जो है वो सप्रेस कर सके, ताकि आपके इम्यून सिस्टम को टाइम मिले कि वो जो है फाइट बैक कर सके उससे। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ये जो हाइपोथेसिस था, वो प्रैक्टिकल में इफेक्टिव नज़र नहीं आया, तो इसको भी जो है WHO ने ये रद्द कर दिया है। और WHO की लेटेस्ट गाइडेंस के हिसाब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ नॉट इफेक्टिव इन क्यूरिंग और ट्रीटिंग कोविड-19। और जब ये आया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन में थी, तब लोगों ने जो है ये अफ़वाह फैलानी शुरू कर दी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है कलौंजी से बनता है। कलौंजी से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं बनता, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कलौंजी में नहीं पाया जाता। ये सारी अफ़वाहें हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कलौंजी से नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब की नॉलेज गलत है, या उनकी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ये उस टाइम की जो अफ़वाह थी, देखिए इसमें कई सारे एजुकेटेड लोग, इवन मैं भी जो है ना, मैंने भी इस बात पे बिलीव कर लिया था, लेकिन थोड़ी सी डीप स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि वो जो है कोई और सब्सटेंस है, जिससे जो है ना इसको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन था, और कई सारे डॉक्टर्स भी जो है ना इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हुए हैं। तो हो सकता है डॉक्टर साहब भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हुए हों। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, लेकिन ये एक चीज़ जो है जो चले आ रही है, तो वो उस वजह से ये भी उसके इन्फ्लुएंस में आए हैं और उन्होंने ये बात बताई है। लेकिन कलौंजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाज के लिए नहीं, लेकिन जो है ना एज ए प्रोफिलैक्टिक आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा ईमान है कि हदीस के अल्फाज है कि शक और मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, तो इस्तेमाल किया जा सकता है उस ईमान के साथ। लेकिन साइंटिफिकली कोई स्टडी इसकी अभी तक नहीं आई है जो ये इस्टेब्लिश करके कलौंजी ट्रीटमेंट में या जो है एज ट्रीटमेंट में या क्योर करने में जो है इस्तेमाल हो सकती हो। ऐसा कोई जो है इसका इस्टेब्लिश स्टडी नहीं है। मूविंग ऑन, एक छोटा सा फार्मूला काढ़े का बताया था डॉक्टर साहब ने। अदरक, दालचीनी, लौंग, अजवाइन, तुलसी के पत्ते और जो है चाय के पत्ते डाल के थोड़ा सा एक उसका काढ़ा बना लें, डिकॉक्शन, और उसको पी लें। तो जो है ये भी फ़ायदा देता है, 90% तक इम्यूनिटी बूस्ट करता है। लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये क्लेम करती है कि ये काढ़ा 90% तक आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हाँ, ये है अच्छा, आप इसको दिन में 2 टाइम पी सकते हैं, सुबह में और जो है 4 बजे के शाम के वक्त में। और जो है
बहुत आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम आएगा, लेकिन 90% इम्यूनिटी बूस्ट करने की गारंटी नहीं है, कोई स्टडी ये क्लेम नहीं करती। नेक्स्ट डॉक्टर साहब ने बोला है कि हल्दी बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है, हल्दी और दूध पी सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से जो है टर्मरिक और टर्मरिक जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन ओनली जब कि पेशेंट दूध पी सक रहा है और दूध उसको हज़म हो रहा है। लेकिन अगर दूध हज़म नहीं हो रहा है और मिल्क इंटॉलरेंस अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, तो दूध में हल्दी मिला के देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे और हालत ख़राब होगी, डाइजेशन ख़राब होगा। तो अगर दूध से डाइजेशन ख़राब हो रहा है पेशेंट का, तो उसको हल्दी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब ने बताया है कि विटामिन सी का जो है बहुत ज़्यादा रोल है इम्यूनिटी बूस्ट करने में, लेकिन कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है कोविड-19 के पेशेंट्स में जो अभी तक इस चीज़ को स्टैब्लिश कर सके कि क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स में जो है इसकी क्या एफिकेसी है, इफेक्टिविटी है, क्या इसकी जो है एफिशिएंसी है। लेकिन विटामिन सी जो है जनरली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपका इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा देती है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। तो आप जनरली विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी रिच डाइट आप ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट हो गया, गुआवा हो गया, इंडियन गूसबेरीज, आंवला जिसको हम कहते हैं, ये चीज़ें जो है आप ले सकते हैं, विटामिन सी रिच होती हैं। तो खमरख वगैरह ऐसे कई सारे फ्रूट्स और तरकारियाँ वगैरह हैं जिसमें विटामिन सी जो है अच्छे खासे लेवल पे होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी गुआवा में पाया जाता है, जिसको अमरूद या जाम हम कहते हैं हैदराबाद में। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लेवल में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मूविंग फर्दर डॉक्टर साहब ने जो है ना ज़िंक का फ़ायदा बताया है। तो जो कोविड-19 ट्रीटमेंट गाइडेंस पैनल जो है, ये एनआईए का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईएच जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है यूके की, उनका एक पैनल है कोविड-19 ट्रीटमेंट पैनल, जिसको दीप पैनल ये लोग कहते हैं। उनकी स्टडी के हिसाब से जो है कोविड के प्रिवेंशन के लिए ज़िंक दिया जा सकता है, क्योंकि ज़िंक जो है इम्यूनिटी बूस्टर होता है, और ये जो है ना साइटोकाइनेसिस जो होता है, जो सेल्स जो रैपिडली डिवाइड होते हैं, या जो सेल्स जो भी वायरसेस वगैरह जो सेल्स के डीएनए को यूज़ करके जो डिवाइड होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए जो है ज़िंक आपके इम्यून सिस्टम की बहुत हेल्प करता है। तो जो है ये दिया जा सकता है, बट क्रिटिकल पेशेंट्स में ज़िंक को देना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। एनआईएच के जो ट्रीटमेंट पैनल है उनके उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है ये क्रिटिकल पेशेंट्स को ज़िंक देना सही नहीं है, क्योंकि ज़िंक ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होता। और ज़िंक रिच डाइट में जो है ना, आपको डॉक्टर साहब ने दवा का नाम भी बताया, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दवा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें, अंडे जर्दी के साथ ख़ास करके, क्योंकि जर्दी अंडे की जो जर्दी है और अंडे की सफ़ेदी दोनों में, और जर्दी में जो है ज़्यादातर ज़िंक अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, उबला हुआ अंडा आप इस्तेमाल करें। दिन में 2 अंडे खाएँ, 3 अंडे खाएँ, जिस तरह भी आपको हज़म हो सकता है, जिस तरह भी आपका डाइजेशन कैपेबिलिटी है, उस तरह से जो है आप 2-3 अंडे भी उबाल के दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़िंक के लिए अच्छा होता है। और डॉक्टर साहब ने आगे फोलिक एसिड के बारे में बताया है। फोलिक एसिड इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अच्छी चीज़ है, और जो है ये आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। लेकिन कोविड में एज़ पर दी गाइडलाइंस, कोविड में जो है फोलिक एसिड तभी दिया जाए जब रिकमेंडेड हो, क्योंकि फोलिक एसिड भी ज़िंक की तरह इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता टैबलेट फॉर्म में। अगर नेचुरल सोर्स से अगर आ रहा है, जैसे कि आप एस्पैरागस है और इसी तरह की जो तरकारियाँ हैं जिसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप उसको टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो सिर्फ तब जब डॉक्टर रिकमेंड करें तभी आप उसको लें। नॉर्मली अगर आप कोविड इन्फेक्टेड नहीं हैं और कोविड नेगेटिव हैं, तो आप जो है फोलिक एसिड के टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर खून की कमी हो या कमज़ोरी आपको महसूस हो रही हो। नॉर्मली जो है फोलिक एसिड के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बॉडी में ब्लड अच्छा है और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा ही है, आप जो है कॉमन कोल्ड वगैरह से आप नॉर्मली विदाउट मेडिकेशन डील कर सकते हैं, तो फोलिक एसिड जो है आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो आप फोलिक एसिड जो है ले सकते हैं आयरन के साथ, क्योंकि आयरन और फोलिक एसिड दोनों मिलके ही जो है ब्लड को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आयरन लेना भी फ़ायदेमंद नहीं है। सिर्फ फोलिक एसिड ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आयरन लेना जो है ब्लड की कमी के लिए
काफ़ी नहीं है। आयरन के साथ फोलिक एसिड लेना ज़रूरी है, और आयरन और फोलिक एसिड ये दोनों चीज़ें भी जो है डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब ने बताया है कि खून को पतला करने के लिए जो है ना एस्पिरिन या एस्पिरिन या एनॉक्सिप्रिन के जो है वो इंजेक्शंस, एनॉक्सिप्रिन के इंजेक्शंस या एस्पिरिन के टैबलेट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज ही मैंने ये स्टडी देखी है, आज ही मैंने देखी है, ये स्टडी आई है जनवरी 27 2021 पे, जो लेटेस्ट स्टडी है उसके हिसाब से एस्पिरिन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन कोविड पेशेंट्स। उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, एस्पिरिन की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, और क्योंकि एनॉक्सिप्रिन भी सिमिलर जो है ड्रग है तो इसको नहीं यूज़ किया जा रहा है। इंस्टेड सीवियर केसेस के अंदर हेपारिन के इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं पेशेंट्स को, जो रिकमेंडेड है कंट्रोल डोज में, ओनली ऑन एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, एज पर द डॉक्टर एडवाइस। तो जो है इसको एस्पिरिन या एस्पिरिन लेना या एनॉक्सिप्रिन के इंजेक्शन लेना, या फिर जो है हेपारिन के इंजेक्शन लेना माइल्ड केसेस में, एसिम्प्टोमेटिक केसेस में ज़रूरी नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है। सिर्फ सीवियर केसेस में जहां ब्लड क्लॉट्स का, डीवीटी का डर है, डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इस तरह का चीज़ों का जहाँ डर है, वहीं पे जो है इसको लिया जा सकता है। नॉर्मली जो है एस्पिरिन खाने की ज़रूरत नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हो या माइल्ड केस हो, तो जो है नॉन क्रिटिकल केस हो तो एस्पिरिन की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो उस वीडियो में आई है, और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है कि इन चीज़ों का करेक्शन करना ज़रूरी है। अब देखिए, ये नहीं है कि डॉक्टर साहब कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये हो सकता है कि ये वीडियो पुरानी हो और जो है अब इसको पोस्ट किया गया हो, पहले रिकॉर्डिंग की हुई हो और अब इसको पोस्ट किया गया हो, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि डॉक्टर साहब किसी पुरानी जो है स्टडी को रिफ़र करके ये चीज़ें बता रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है ना डॉक्टर साहब कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई जो है इनकी नीयत ख़राब है, या फिर पब्लिसिटी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब की भी जो है वीडियो बनाने की, और जो हमारा रिपोर्टर है उनकी भी जो वीडियो पोस्ट करने की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ़ है। मैं ये वीडियो उनके ख़िलाफ़ या उनके इस जज्बे के ख़िलाफ़ नहीं बना रहा हूँ। ये चीज़ें मुझे लगा कि जो है ना इसको करेक्शन करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने करेक्शन कर दी। हो सकता है मैं भी कहीं न कहीं पे जो है ना गलत हूँ, या मेरी भी जो नॉलेज है वो बैकवर्ड्स है लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से। तो अगर आप में से कोई लेटेस्ट स्टडी वगैरह जानता है जो मुझे डिस्प्रूव, जो मेरी बातों को गलत प्रूफ करती है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं और मैं भी सही से सही इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा सकूं। तो बस यही कोई बातें थी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ हो तो अपने दोस्तों के बाद में शेयर करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डॉक्टर साहब की वीडियो में नहीं है, लेकिन ये और एक जो है ना जो केसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं क़तर में, और जहाँ जिसके लोग उसके लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे देखने में आई है कि लोग जो है ना भांप ले रहे हैं जिंदा तिलिस्मात की, या फिर आयोडेक्स की, या फिर काफूर की, या फिर इसी तरह नमक और इसी तरह दूसरी चीज़ों की जो है भांप ले रहे हैं। देखिए, कोविड का एक कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया, जो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। 78% कोविड सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स में निमोनिया कॉम्प्लिकेशन है। तो जब आप कोई चीज़ इनहेल करते हो, जो यानी जब आप इन्हेलेशन लेते हो पानी का, तो वो जो वेपर बन के जो आपकी नाक में जा रहा है, वो वापस से आपकी पसलियों में जाके लिक्विड की शक्ल में ही एक्यूमुलेट होगा। तो जहाँ पे निमोनिया ऑलरेडी है, निमोनिया में जहाँ आपके लंग्स में ऑलरेडी लिक्विड जो है एक्यूमुलेट हुआ है, वहाँ पर जब आप और लिक्विड इनहेल कर रहे हैं, तो ये आपके केस को वर्स करेगा, आपके जो है कॉम्प्लिकेशन को और बढ़ा देगा। तो बिल्कुल भी इन्हेलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ड्राई क्या कहते हैं, ड्राई एरोसॉल थेरेपी, यानी जो हेलोथेरेपी जो है, सॉल्ट थेरेपी जो है, अगर वो कर रहा है ड्राई, तो वो कर सकता है। और फार इंफ्रारेड थेरेपी भी अगर कोई कर रहा है तो कर सकता है। बट पानी में नमक डाल के, पानी में कोई भी चीज़ डाल के इनहेल करना जो है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है, आपके केस को सीवियर कर सकता है। बिल्कुल भी कतई जो है ना किसी भी चीज़ का इन्हेलेशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो यही कुछ बातें थी जो बताना मैं ज़रूरी समझ रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और जो है अपने आप को सेफ़ रखें इस माहौल में। और अगर आपके कोई सवालात हैं तो नीचे कमेंट्स में या मेरे फ़ेसबुक पे या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैं वीडियो बना करके उसका जवाब दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।